हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वैसे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही टाइप इसका देखेंगे जो कि आयनिक सॉलिड है। बाकी के 3 जो रहते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, द आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ oppositely charged ions, that is cations and anions closely packed in space. ओके, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? अपोजिटली चार्ज्ड आयन से। एक कैटायन है और एक एनायन है, मतलब कि कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज्ड, क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। ठीक है, तो एक तरह से इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। आयनिक सॉलिड्स हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के आयनिक सॉलिड्स रहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, और हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जो कि ट्रू सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो हम ट्रू सॉलिड्स की ही क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्यूडो सॉलिड्स की नहीं, जो कि हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। मैंने आपको बताया है वो क्या रहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। इनके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो हमने सोडियम क्लोराइड को एज ए एग्जाम्पल लिया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले, आयनिक सॉलिड्स हैव क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन विच the cations and anions have strong electrostatic forces of attraction. These may also be called ion-ion interaction forces. Okay, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और इनके जो कैटायन और एनायन के बीच की जो फोर्सेस होती हैं, हमने कहा है सॉलिड्स वो होते हैं जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहती हैं? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और हमने ये भी देखा था कि सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर है, तो इसमें क्या है? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 2 आयंस के, जो कि 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप आयन आयन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ because of the presence of strong forces of attraction, the ionic solids have very high melting points as well as boiling points and are quite hard as well. Okay, तो क्या रहता है? क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं ये। ठीक है, तो इनको मूव करवाने के लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना हम टेम्परेचर देंगे, तो हाई टेम्परेचर पर ये क्या करेंगी? मेल्ट करना शुरू करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को ये गेन करते हैं, फिर क्या करते हैं? मूव करते हैं, क्योंकि हीट हम देते हैं इनको। हीट से ये क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे, फिर इनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ना शुरू हो जाएंगी, तब जाकर के ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे और मूव करेंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ और मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट वो हुआ जिसमें कि जो हमारा सॉलिड है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पिघल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वो हुआ जैसे कि आप पानी का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, पानी को अगर आप बॉयल करते हो, आप क्या बोलते हैं? बॉयल करना है इसको, तो आप क्या करोगे? हीट प्रोवाइड करवाओगे इसको। जब थोड़ी देर बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, आपको आवाज़ आती है जब पानी बॉयल हो रहा होता है। फिर आप टेम्परेचर लो भी कर देते हो तो वो तब भी बॉयल होता रहेगा, क्योंकि अब उसने जो टेम्परेचर उसको बॉयल करने के लिए चाहिए था वो उसने अटेन कर लिया है। ठीक है, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई रहेगा, क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, तो बॉयल होने में भी ये टाइम लेंगे, एंड आर क्वाइट हार्ड एज वेल, और हार्ड भी होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द
क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको, द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज directly dependent upon the quantity of the charges and inversely dependent on the distance between the charged particles. ओके, तो यहाँ से एक बात हमें क्या समझने को मिल रही है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तब ज़्यादा हो जाएगी जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास सोडियम एक ये वाला है +1 वाला है, इसके पास +1 चार्ज है, और एक है सोडियम +2 चार्ज वाला, मतलब कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने लूज़ कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन है -2 वाला, तो ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा कमी है इलेक्ट्रॉन्स की और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, और ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर हमारा जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसका साइज़ इतना इतना सा है, ठीक है, इतना इतना सा इनका साइज़ है, तो ये स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एकदम से इनके नज़दीक नज़दीक हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से फोर्सेस ऑफ रिडक्शन इनको अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर जाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड तो बनेगा लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जितना स्मॉल साइज में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द आयन के, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड घटेगा, ठीक है, और अगर साइज घटेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है। This means that if the ions are large, the bond is relatively weak, ठीक है। अगर ions large होंगे तो bond weak होगा। However, the ionic bonds are still quite strong, लेकिन फिर भी ionic bond जो है वो strong रहेगा। These are non-conducting in the solid state because the ionic movements are negligible। ये क्या रहते हैं? नॉन कंडक्टिंग रहते हैं सॉलिड स्टेट कि वो रेस्ट पोजीशन पर है अपनी, बिकॉज द आयनिक मूवमेंट्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है। रेस्ट पोजीशन पर है तो आयंस थोड़ी ना उसके मूव कर रहे हैं, या तो अगर आप उसको पानी में घोलोगे तब वो घुल जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। हाउएवर दीज आर कंडक्टिंग इन मोल्टन स्टेट, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाएंगे, मेल्टिंग के टाइम में हमने क्या किया है, इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया है, जो इनके फोर्सेस ऑफ रिडक्शन है वो वीक पड़ गई हैं, और ये एक दूसरे से जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर आयनिक मूवमेंट होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अगर एक जगह पे रहेंगे तो थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन हो गई उनकी सॉलिड स्टेट। तो इसीलिए ये मोल्टन स्टेट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया, आप घोलते हो सोडियम क्लोराइड को वाटर में तो वो घुल जाता है, क्योंकि उस वक्त तो इसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। आयनिक सॉलिड्स जनरली डिजॉल्व इन वाटर विच इज ऑफ पोलर नेचर, ठीक है। तो पोलर नेचर होता है इनका, हमें पता है पोलर नेचर क्या रहता है। इन फैक्ट द आयंस आर हाइड्रेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक तो इनका पोलर नेचर होता है, तब तो ये डिजॉल्व करते ही हैं वाटर में, लेकिन इनमें क्या रहता है, जो आयंस होते हैं सोडियम क्लोराइड के, उनको जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट कर देते हैं। मतलब कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इस तरह से, तो इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे और इसको खुद में क्या करेंगे, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज रिलीज्ड हेल्प्स इन डिजॉल्विंग दीज सॉलिड्स इन वाटर। और इस दौरान ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिजॉल्व करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को कितनी एनर्जी लगेगी डिजॉल्व करने में वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो वो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी।
ये तो इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से सोडियम क्लोराइड के, और वो भी सभी इनको डिज़ोल्व करेंगे। इस तरह से हमारा ये सोडियम क्लोराइड उसमें डिज़ोल्व होता है वाटर में, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स पार्टिसिपेट इन आयनिक रिएक्शंस विच जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशंस। आयनिक सॉलिड्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक रिएक्शंस में, जो कि जनरली एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं। These are instantaneous, which means that the reactions are completed in no time. Instantaneous का मतलब है कि instant, एकदम से हो जाती हैं ये reactions, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आयनिक सॉलिड्स क्या रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक ही टाइप करवाया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वो इसीलिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या है आयनिक सॉलिड्स। बाकी के जो बचते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। विद नोट आपको दिया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ भी लें और नोट भी कर लें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।